तमाम मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही फोकस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप तमाम लोगों को पता है कि कुछ दिनों से देश में एक मुद्दे को लेकर विपक्ष काफी आवाज उठाई है, सड़कों पे भी, संसद में भी। उसमें कई सवाल उठे हैं, कई डेटा आप लोगों के सामने रखा गया है। खासकर राहुल गांधी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें उन्होंने किस तरह से हमारे वोटर्स लिस्ट में डिस्क्रिपेंसीज हैं, एनोमलीज हैं, किस तरह से उसमें घपला किया गया है, ये तमाम चीजों को आपके सामने रखा था। उसके बाद में हम तमाम अपोजिशन के पार्टीज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन अपने तरफ से क्लैरिफिकेशन देगा, इलेक्शन कमीशन अपने तरफ से इसमें जवाब देगा और ट्रांसपेरेंसी जो हम लोगों के सामने रखना चाहिए उसके तहत सारी बात को एड्रेस करेगा। लेकिन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई उससे एकदम साफ है कि जो आरोप हम लगा रहे थे, जो लगातार इस देश में कई सालों से, खासकर पिछले 10-11 साल में जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उसको जिस तरह से सरकार हथियाली है, जिस तरह से उसको गुमराह करके रखी है, जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कॉम्प्रोमाइज किए गए हैं, उसी तरह से हम लोग इलेक्शन कमीशन का भी जो है एक तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग होते हुए दिखाई देता है। कल की खासकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लेके अपोजिशन पार्टीज उसको पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं। जो मुद्दा हम लगातार लोकसभा और राज्यसभा में उठाते आए हैं, उसको लेके कुछ सवाल हमारे जो मन में हैं और जो जवाब हम चाहते थे उसका भी जो जवाब हमको नहीं मिला, उन चीजों को लेके आज हमारे अपोजिशन पार्टीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ हम लोगों ने बुलाया है। बल्कि सारे 20 पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आना चाह रहे थे, लेकिन हम क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ही लोगों को बात करना था तो हम 8 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे बुलाए हैं। वो अपनी बात रखेंगे। मैं शुरू करूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गौरव गोगोई जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में राम गोपाल यादव जी बात रखेंगे, उसके बाद में टीएमसी की महुआ मोइत्रा जी बात रखेंगे, उसके बाद में डीएमके के अभी तिरुचि शिवाजी आए नहीं आए तो वो बात रखेंगे, उसके बाद मनोज झा जी बात रखेंगे, अरविंद सावंत जी शिवसेना से बात रखेंगे, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से बात रखेंगे और सीपीएम और लेफ्ट ब्लॉक से जॉन ब्रिटास अपनी बात रखेंगे। मैं तमाम लोगों को अपनी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका भी स्वागत करते हुए मैं गौरव गोगोई जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद नासिर हुसैन जी। आज इस महत्वपूर्ण संवाद वार्तालाप में उपस्थित आदरणीय राम गोपाल यादव जी, आदरणीय महुआ मोइत्रा जी, अरविंद सावंत जी, संजय सिंह जी, मनोज झा जी, जॉन ब्रिटास जी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वोट देने का अधिकार है वो संविधान में उल्लेखित सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो एक आम नागरिक के पास होता है। और अगर हमारी लोकतंत्र जीवित है तो वो सिर्फ इस आम नागरिक के वोट देने के अधिकार पर निर्भर है। इस अधिकार का संरक्षक केंद्र चुनाव आयोग है जो एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से
भागने की कोशिश कर रहा है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक राय आया बिहार के एसआईआर के संदर्भ में। उस राय में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जितने भी बात रखे, सारे महत्वपूर्ण बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। इसके बावजूद भी कल जो प्रेस वार्तालाप हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जिसमें उनको अपने चुनाव आयोग की कमजोरियां बतानी थी और विपक्ष के जायज सवालों का उत्तर देना था, उत्तर देने के बावजूद या उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया। जबकि बेहतर यह होता कि वे ये बताते कि ये एसआईआर प्रोसेस इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं, जब बिहार में निर्वाचन सिर्फ 3 महीने बाद है। बिना विभिन्न विपक्षी दलों के साथ चर्चा किए हुए क्यों केंद्र चुनाव आयोग हड़बड़ी में एसआईआर वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, इस प्रश्न को लेकर वो मौन थे। वे मौन थे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग 70 लाख नए वोटर किस प्रकार से वोटर तालिका में आए, वे इस प्रश्न पे मौन थे। वे इस प्रश्न पे मौन थे कि क्यों केंद्र चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि पोलिंग बूथ पर जो सीसीटीवी फुटेज कैप्चर होता है वो 45 डेज के बाद उसको डिलीट किया जाएगा। क्यों वे मौन थे इस बात पर, जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई कि लगभग 1 लाख फर्जी वोटर उनको महादेवपुरा में मिले। वो ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से मशीन रीडेबल इलेक्टोरल वोट प्राइवेसी का उल्लंघन है। वे ये बात नहीं बता पाए क्यों वो सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि 65 लाख वोटर्स किस प्रकार से डिलीट हुए, उसका कारण एक सर्चेबल फॉर्मेट में दें, ये इस बात का विरोध क्यों कर रहे थे। क्यों आखिर वे आधार एक वोटर आइडेंटिटी के प्रमाण के खिलाफ थे। पहले तो उन्होंने एक प्रेस नोट के द्वारा बहुत से सवालों का उत्तर देने की कोशिश की। जब उस प्रेस नोट को पूरी तरीके से देश ने नकारा तो कल उन्होंने प्रेस वार्तालाप की। लेकिन प्रेस वार्तालाप में जो उनकी संवैधानिक कर्तव्य है कि एक निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उन्होंने पूरी तरीके से अपने इस जिम्मेवारी को नकारा। और इसीलिए साफ साफ जाहिर होता है कि अब चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में है जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं। और इसीलिए ऐसे अफसर कोई भी इंक्वायरी या जांच के खिलाफ है। वोटर फ्रॉड में अगर कोई इंक्वायरी हो उसके खिलाफ है। और इसीलिए उनको लगता है कि बड़ी बड़ी बातों करके वो राजनीतिक दलों को डराएंगे। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनके कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम लेंगे। मैं ये बातें
कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं और दरखास्त करता हूं कि आदरणीय राम गोपाल यादव जी अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय राम गोपाल यादव जी। हो गया। सभी विपक्षी दल के नेताओं और पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप लोगों ने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी किया है, देखा है और सारे देश ने सुना है। ईसीआई ने बार बार कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको शपथ पत्र के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से दिया जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दिया कि आप इसको बताइए। तो 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थीं। और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे, जब उपचुनाव हुआ 2024 में उत्तर प्रदेश में, तो जो विधानसभा थी कुंदर की या अन्य, उसमें इन्होंने बीएलओज को चेंज कर दिया। कुंदर की में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी, उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन, ये थे बीएलओज, और इलेक्शन कमीशन ने जाति के आधार पर सारे मुस्लिम और यादवों को हटाकर दूसरे लोगों को किया है। उस पर कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरीके से जब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा था, तब हमने लिख के दिया कि सिर्फ एक बिरादरी के ही सारे एसडीएम्स, सारे सीओज और सारे एसएचओज मैनपुरी में पोस्ट किए गए थे। एक ही बिरादरी की, मुख्यमंत्री की बिरादरी की। आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव वाले दिन एसडीएम और सीओ गाड़ी लेके चलते हैं, पुलिस और पीएसी उसके साथ होती है। जिस बूथ पे चाहें उस बूथ पे लोगों को दौड़ा के हटा दें और वोट न पड़ने दें, ये काम उनका होता है। बजाय इसके कि ये देखें कि वोट सही तरीके से पड़ रहे, कोई व्यवस्था तो नहीं हो रही है, और वो भी उनका अधिकार नहीं होता है। वोट को चेक करने का अधिकार केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स को होता है। लेकिन ये सब आपाधापी करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, जिसकी लिखित शिकायत हुई और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि बिना तथ्यों के शिकायत की जाती है,
कोई एफिडेविट नहीं दिए जा रहे हैं, वो गलत है पूरी तरीके से। इससे सब लोगों को अपनी अपनी बात, दिल्ली में बहुत बड़ा घपला हुआ, संजय सिंह जी बताएंगे आपको। और हमारे यहाँ तो अभी से फिर वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। अभी से पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर की लिस्ट आप देखिएगा। अगर ठीक जगह पर कुछ हमारे जो ये समझते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हो सकते हैं अधिकारी, उन सब को साइड लाइन करके दूसरे तरह के अधिकारियों को पोस्ट किया जा रहा है। और यही चुनाव के वक्त रहेंगे आगे चल के 27 में। तो ये सारी गड़बड़ियाँ कैलकुलेटेड वे में होती हैं और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है हमारी शिकायतों को। ये हमारी शिकायत इलेक्शन कमीशन से है, जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में ये लिखा है कि जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र प्राप्त कर ली है उसका वोट रजिस्टर होगा। अगर उसका वोट रजिस्टर नहीं है तो उल्टी तरफ से पढ़ें तो इसका क्या अर्थ होगा? एनआरसी लागू हो गई। कोई भी दरोगा ये कह दे कि भाई संजय सिंह का वोट नहीं है, इनका वोट नहीं है, तो वोट नहीं है माने ये नागरिक नहीं है देश के। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। इस गवर्नमेंट का मंशा और इलेक्शन कमीशन का मंशा आर्टिकल 326 के इंटरप्रिटेशन पर देखिए कि बहुत ही गलत है। ये देश के लिए हानिकारक है। गंभीर चिंता की बात है सारे देश के नागरिकों के लिए। जिनका वोट नहीं होगा उनसे सरकारी अधिकारी कोई भी ये कह सकता है कि तुम तो इस देश के नागरिक नहीं हो। तो ये स्थिति है और इसको आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि देश की जनता को जागृत कीजिए। आप भी केवल सत्ताधारी दल की बात मत सुनिए, विपक्ष की बात सुनिए। यही देश को बनाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राम गोपाल यादव जी। जब से राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है, अलग अलग देश के हिस्सों से अलग अलग कहानियां सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरह से इलेक्टोरल फ्रॉड किया गया है। मैं अब मधु को करूंगा महुआ मोइत्रा जी से, जो टीएमसी से हैं और वेस्ट बंगाल से सांसद हैं। Good afternoon, everyone. Thank you very much, all the members of the press, for being here. I'm here as a representative of the All India Trinamool Congress, and I'd first like to begin by saying that on 27th February 2025, the Honorable Chief Minister of West Bengal and Chairperson of our party, Srimati Mamata Banerjee, was the first person to raise the issue of the duplicate EPIC voter cards. And we first met with the Election Commission on the 6th of March. We wrote them a letter. Since then, we have written them 5 letters, submitted a memorandum. The deadline for solving the issue of the duplicate EPIC cards, by their own admission, was the 7th of June. The deadline has since passed. Second, what I come to now, the reason why we are all here is this absolutely shameful and I would say display of puppetry by the Chief Election Commissioner yesterday at the press conference. The job of this Election Commission, which is a constitutional body with a constitutional mandate, is not to attack the opposition. Mr. Commissioner, sir, I will urge that you leave that to your political masters. I'm going to go very quickly, one by one, through some of the points that he raised and rebut them, so we can all see how ludicrous some of these claims were. Number one, the special summary revision, the SSR, concluded in Bihar in January 2025, and continuous revision was done till June. That was the list that had been signed off by the Election Commission. Yesterday, you tell us that out of 65 lakh deletions, 22 lakh were dead people who were not recorded. So what are you trying to tell us? That all the previous lists and the list on which the Lok Sabha elections 2024 were done were fraudulent, were incorrect? If that is indeed the case, then all of your election commissioners, your entire election commission, current and previous years, should be prosecuted, and this current Lok Sabha, which is based on fraudulent election lists, should be dissolved immediately.
because the credibility of the people's mandate and the legitimacy of this government is at stake. That's the first thing. The second thing, the election commissioner is going on asking the opposition for affidavits. What is an affidavit? Please understand, you can do a suo motu inquiry when someone raises an objection if your intentions are bona fide. We are only pointing out flaws in your own documents. Are you asking us to authenticate your own documents by an affidavit? These are your documents that have flaws by your own admission. You yourself said that 22 lakh people were there and they were not put on record, so that is a flaw. Can you, Mr. Chief Election Commissioner, put on affidavit that this list of 65 lakh deletions are correct? If this list is correct, then you cannot put on affidavit that the list with the 22 lakh deaths which are not put on record, all previous lists are incorrect. Either it is one or it is the other. You are asking us to authenticate your documents while you are publicly saying that they are wrong from previous years. The third thing, yesterday the list of 65 lakh voters has been published with reasons. Can I remind everyone that the Election Commission fought tooth and nail every step along the way. I was among the first petitioners on behalf of the All India Trinamool Congress against the Bihar SIR revision along with ADR. Every step of the way, the Election Commission said, we will not give you these names, we will not give you reasons for deletion, we will not accept Aadhaar cards, and we have no statutory obligation to do so. Today you are doing it because the Supreme Court has asked you to do it. Even then you are lying. I use this unparliamentary word lying because that is actually the truth. You come out and you say that there is a Supreme Court judgment which says it cannot be machine readable. Can I tell you that the 2018 Justice Sikri's judgment, Kamal Nath versus Election Commission of India, paragraph 24, I have the judgment here, only says, however, it is not necessary to go into this aspect. It does not say that machine readable will violate the privacy of an individual. That is completely incorrect. The next point, you say that there are 65 lakh people which have deleted. You have shrunk the Bihar list from 7.9 lakh voters, so 7.24. But you refuse to answer any question as to how many of those people have submitted documents or not. You refuse to answer. In the list of 7.24, if 20 to 30% are unable to provide documents, that means you will delete another 2 crore people tomorrow. Is that the situation? The next one. How is it possible that dead people are in the draft list and living people are on the deleted list? How can a dead person be on a draft list? It can only happen because the BLOs were signing the form themselves. This is the only reason, because BLOs were signing the form themselves. Yesterday, the CEC said out of 65 lakh voters, only 28,370 have filed claims and objections. You mean to tell me only 0.4% of those deleted have filed claims and objections? Does that figure of 0.4% not tell you how ridiculous and how riddled with faults this entire exercise is? In just 2 districts of Bihar, Darbhanga and Kaimur, the BLO has marked not recommended to 10 to 12%. If we average this for the rest of Bihar, it means 80 lakh people will be marked not recommended and subjected to an arbitrary verification. So based on all of these, we can go on till the cows come home. But can I tell you, based on just these 5 points yesterday that the CEC said, this is ludicrous. It is not the job of the Chief Election Commissioners to attack the opposition. Your job, sir, is to go into great detail as to what the valid queries raised by the opposition was. Thank you. थैंक यू महुआ जी. अब बिहार जहां पे 65 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया है और वहाँ के अपोजिशन के पार्टीज वोट अधिकार रैली कल स्टार्ट किए हैं. 17 दिन की रैली भी वहाँ पे चलेगी. मैं आरजेडी के नुमाइंदे मनोज झा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात रखें. शुक्रिया नासिर भाई. थैंक यू एवरीबडी हियर. हम सब की मौजूदगी आपको ये बता रही है. आपने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्त विपक्ष का अपने ही चुनाव आयोग के खिलाफ इससे पूर्व नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा ये चुनाव आयोग अपने को नया चुनाव आयोग कहता है. ये पहली बात मैं कहना चाहता हूं. दूसरी बात, कल जब चुनाव आयोग आयुक्त महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबको यह एहसास हुआ होगा कि वो
हमारे सवालों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उस मौके का इस्तेमाल कर रहे थे किसी के इशारे और इरादे को साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में रखने का। तीसरी चीज, रविवार का दिन चुना गया क्योंकि कल ही 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश को कैसे ब्लॉक किया जाए। तो महोदय सामने आए। मैं एक एक पत्रकारों के सवाल को मैंने सुना है, एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके चेहरे की खींच बता रही थी कि उनके पास जवाब नहीं है। मैं कम से कम आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों को मिसलीडिंग का तमगा नहीं मिला। नहीं तो अब तक चुनाव आयोग हर आपत्ति, हर शिकायत के बदले ये कहता था मिसलीडिंग। हमने कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जो जिंदा लोग हैं, जिनके साथ राहुल जी ने चाय भी पी। अब उसके लिए अगर कोई सरकाज़म में लिखे तो लिख सकता है अ ग्रेट टी विथ घोस्ट, भूतों के साथ चाय एक शाम। और कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग नकार रहा था। जैसा महुआ ने कहा, हमारे पूर्व के तमाम साथियों ने कहा, जो चीजें आपको सर्वोच्च न्यायालय के बाद करनी पड़ रही हैं, अभी भी कितनी पारदर्शिता है हमें डाउट है। हम तो आपके पास सबसे पहले गए थे, चुनाव आयोग के पास गए थे, हमने दरखास्त की थी। आज कहना नहीं चाहता आपका व्यवहार क्या था। आप में से अधिकांश लोगों के साथ बाइट में हमने बाहर कहा कि मीटिंग सौहार्दपूर्ण नहीं थी, आप सुनना नहीं चाह रहे थे। आपको किसी ने कह दिया था यह फैसला लो, चाहे इससे कितनों भी फासला हो लोकतंत्र का। वो तो भला हो कि पिटिशनर पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय आपके नकारने के बाद, और तीसरे हियरिंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी। 2 बार पहले भी आपसे कहा आधार को इंक्लूजन के लिए, चूंकि उसका सैचुरेशन 86-87% है बिहार में, आप इस्तेमाल करो। आपने नहीं किया। अब संभवतः आप करेंगे। मैं संभवतः इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, एक एक ग्राउंड रिपोर्ट का। ये हठधर्मिता, ये अहंकार हमने चुनाव आयोग के परसोना में नहीं देखा था। हमारी आपत्तियां, चाहे राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, अखिलेश जी हों, या मंच पे बैठे कोई लोग हों, दिल्ली का मामला हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, हमारी शिकायत इसी किताब की ताकत से आती है। ये भारत का संविधान है। कल माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं, संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। महोदय, आप संविधान के पर्यायवाची नहीं है, आप जन्मे हैं संविधान से। ये तो आप मोदी जी की तरह बोल रहे हैं कि उनकी आलोचना राष्ट्र की आलोचना है। मोदी जी राष्ट्र के पर्याय नहीं है। सरकार हो, संसद हो, न्यायालय हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, हम इस किताब की ताकत से पैदा हुए हैं। और इस किताब की आड़ लेकर के आप इसकी धज्जियां मत उड़ाइए। मैं तमाम अपने साथियों के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, दिस बुक इज फॉर प्रोटेक्शन, सेफगार्ड, इट कैन नॉट बी ए शील्ड for your defiance of constitutional propriety and morality. That is what you are doing. आपने कल, एक आखिरी चीज कहूंगा, एक स्तर पर उनके अंदर राजीव जी आ गए थे, पुराने वाले, शायराना अंदाज में बोला, क्या होता है पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष हैं। ये कहना आसान है, दिखना बड़ा मुश्किल है। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं,
बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज झा जी। नाउ आईड लाइक टू रिक्वेस्ट तिरुचि शिवाजी, लीडर ऑफ डीएमके पार्टी इन राज्यसभा। Good evening to all. We have all assembled here to discuss or to convey to you a very important thing. The framers of the Constitution has entrusted or has given the Election Commission an autonomous power only to avoid any external influence or intimidation. Because it is the duty of the Election Commission to ensure fair and free elections. The core thread of democracy is that the common man has to exercise his franchise to elect the government of his intention, of his wish. Whereas now the Election Commission itself is under the scanner. We have to just think about the interview of the CEC, instead of giving clarification, has raised many questions. First of all, the CEC has not given any clarification or any comment about the recent August 14th Supreme Court direction that it should publish all the 65 lakhs voters and their details and why they were deleted. No reason for that has so far been given. And our next apprehension or concern is that why the CEC must be in a hasty manner carry out the SIR in Bihar elections. 65 lakh voters is not something very easy to consider. And it is estimated even much more, around 1 crore they say, but they say it is 65 lakh. We want to discuss it on the floor of the parliament because the parliament is the highest forum where we can debate anything. Even the constitutional authorities could be debated under various rules, and there are rules, and we are trying for it, whereas the government is not prepared. Here arises many questions which has to be answered and which is left to your thinking why the ruling party is not coming forward for a debate in the parliament on SIR. And our other question is, how can there be so many deletions of eligible voters when house-to-house enumeration has been undertaken? Number two, why the enrollment of new voters is abnormally low when these young voters have been enumerated? Has any database been compiled to show how many youngsters who turned 18 on the qualifying data were included? No transparency in that, and the CEC is not coming forward. So also the procedure for inquiry and 2 appeals, along with their timelines, as contemplated under the registration of election rules 1960, may include a huge number of voters in the forthcoming elections in Bihar. Is the ECI going to address the issue? And will the ECE take these practical difficulties into account while conducting SIR in other states? Because it has started in Bihar, it will spread across the nation. And we are very much concerned that the opposition voters will be deliberately removed by showing reasons, and whereas the CEC is not even has not even come forward to clarify or give an explanation to the Supreme Court's direction why it has not been obliged. So the CEC's interview, the Parliament is not working for all these days, not because we want to stalemate the proceedings. We want to be a party for the smooth functioning, whereas our genuine demand to have a debate in the debating forum is not allowed. And now that the yesterday's interview of the CEC, we expected that it would clarify all our doubts, but nothing has come out. So it has raised many questions again and again, and DMK has already given a memorandum to the Election Commission requesting that they have to remove the deceased voters. Have they done so, or will they do so? All these questions are there. And as far as we, the opposition parties, are concerned, we will resort to all legal remedy as well as the parliamentary apparatus to solve this issue. So this appeal to you all
through you we tell the people that the issue we have taken up is not about individual political parties. It is about the common man in this country whose last right is to exercise his power during the elections. Whether he is rich or poor, whether educated or uneducated, he has a vote in his hand and he can elect a government. Whereas his voter itself, writing itself is deprived, means where is democracy? Democracy is in peril, and CEC, which has to come to the rescue of the common man's vote, now itself is under the scan. So we will resort to these means, and we have got our own responsibility. Kindly people should understand that the non-functioning of the parliament is not because of the opposition parties, it is only because of the ruling party which has not come, which is not coming forward for a debate. Thank you very much. थैंक यू तिरुचि सिंह जी। बिहार की कहानी आप लोगों ने सुना, जहां 65 लाख वोट डिलीट किए गए, टारगेटेड डिलीशन हुआ था। अब एक महाराष्ट्र की कहानी ये है कि जहां पे 65-70 लाख वोट फेक वोटर्स को ऐड किया गया था। वहां के सांसद हैं श्री अरविंद सावंत जी, शिवसेना पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो अपनी बात रखेंगे। नमस्कार। सारे विपक्षीय आदरणीय नेतागण, उपस्थित पत्रकार भाइयों बहनों, पहली बात है, इससे सबसे ज्यादा अगर क्षति किसी को पहुंची है तो हमें पहुंची है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची। विम्सिकल बिहेवियर ऑफ द सीईसी, मैंने विम्सिकल कहा, विक्षिप्त है। कल की उनकी पत्रकार परिषद ऐसे लग रही थी कि मानो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर पत्रकार परिषद ले रहे हैं। कल उन्होंने जो बयान दिए, हमने 70 लाख की बात अभी सभी लोगों ने की, हमने उस पर बार बार मांग की। लोकसभा के चुनाव में हमारी महाविकास आघाड़ी बहुत यशस्वी रही, सबसे ज्यादा सांसद चुनकर आए, और विधानसभा 5 महीने के बाद में 5 बजे के बाद 46 लाख से ज्यादा लोग वोट करते हैं, तो उसके बारे में हमने सीसीटीवी की मांग की। तो कल भी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जी ने कहा कि हम ये नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि महिलाओं की गोपनीयता और सुरक्षितता की बात आती है। अरे भैया, ये क्यों, वही कौन सा तरीका है? चुनाव वोटिंग के लिए महिलाएं हो, पुरुष हो, सब लाइन में खड़े हैं ना, कतार में, उसमें कौन सी गोपनीयता आती है? ये जो उन्होंने जवाब दिया, उस पर आप समझना चाहिए कि चुनाव आयोग किस तरह से बर्ताव कर रहा है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को डिपेंड कर रहा है। अब रही बात क्षति की बात, कहता हूं तो इसके बाद में ये 70 लाख वोट जो दादा मिले, आज तक उन्होंने उसका जवाब दिया नहीं है। हम बार बार उनसे मांग करते हैं मीटिंग की, मेरे पास अभी प्रूफ है। हाल ही में हमने उनसे मांग की तो हमें बताया 5 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 26 तारीख, अगस्त की इतनी तारीख है, उसमें से आपको कौन सी सुविधा है बताओ। हमारे पार्टी के सचिव है अनिल देसाई जी ने, उन्होंने कहा 12 अगस्त को हमें चाहिए, तो कहा नहीं, 12 तारीख का शेड्यूल फाइनल हुआ है। 12 तारीख को किसको मिले? जिनको इन्होंने हमारा चुनाव चिन्ह और हमारा नाम भी पार्टी का दे दिया। उस वक्त भी कल उन्होंने एक बयान दिया, हम पक्ष विपक्ष नहीं देखते। नहीं देखते हो, फिर सिर्फ विधायक कर गए करके पार्टी का नाम कैसे दे दिया? फिर आपने हमसे, उन्होंने जब हमने कहा कि हमारे मेंबरान इतने हैं, 40 लाख फॉर्म भर दिए, फिर हमने ऑफिशियल जो हमारे पदाधिकारी गए उनके फॉर्म भर दिए, उन्होंने कहा फॉर्म नहीं चाहिए, एफिडेविट चाहिए, हमने एफिडेविट दे दिए, सामने वाले एफिडेविट भी नहीं दे पाए थे, उसका जिक्र ही नहीं किया, हमारा नाम और चुनाव चिन्ह दिया। अब पक्ष विपक्ष नहीं देखते हो, फिर क्या देखते हो? वही तो देखकर तो किया है, किसके इशारे पर किया है, और आज भी किसके इशारे पर उन्होंने कल पत्रकार परिषद ली, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन के बाद सुनवाई है, ये पत्रकार परिषद ले रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि देश के संविधान को ठेस है। देश के अभी हमारे मनोज जारी हमारे किताब बताई, हमारे संविधान बताया, जिस संविधान ने हमें वोट का हक दिया है वही छीनने की बात है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही, मतलब शिरडी के एक मतदाताओं की वीडियो क्लिपिंग दे दी, और वीडियो क्लिपिंग में एक लड़की वोटिंग करके आई थी, उसे पूछा आपका नाम क्या है, उन्होंने अपना नाम बताया, बोला आप कहाँ से हो, तो अन्य राज्य में थे। यहाँ कैसे हूं? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ती हूँ? नाम नहीं बताने आया।
गई निकल के, ये वीडियो क्लिपिंग ही दे दी इलेक्शन कमीशन को। देखो कैसे चुनाव में कैसे गलत वोटिंग हो रही है, कैसे झूठे नाम है, कैसे बोगस नाम है। ये चुनाव आयोग जब चुनाव घोषित होता है उसके पूर्व 10 दिन तक लोगों को रजिस्ट्री कराने लगाती। अब कहते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्शन लेने तो फॉर्म नंबर 7 भर दो। कब भरेंगे? चुनाव शुरू हुआ, प्रोसेस शुरू हुई, काम शुरू हुआ, वहां तो किसकी किसकी रजिस्ट्री हुई किसी को पता नहीं है। ये इसी तरह से बोगस वोटिंग रजिस्ट्री करवा लेते हैं। और बिहार और बंगाल में उनका जो दिमाग में जो है ना, वो उसी की कार्रवाई है। मृत घोषित मृत व्यक्ति बताकर जिंदे व्यक्ति का नाम निकाल दिया आपने। एक महीने अंजुम करके कोई पत्रकार है, उन्होंने बताया था, एक महिला से उन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर महिला बता रही है मैंने बताया मुझे फॉर्म दे दिया। आप बार बार पोर्टल की बात करते हो। गंवार लोग है भैया, मोबाइल नहीं है हाथ में, तुम्हारा नेटवर्क नहीं मिलता, कहां से पोर्टल पे जाके ढूंढे कि मेरा नाम आया कि नहीं आया। उस महिला, अनपढ़ महिला से पूछते तुम्हारी माँ का बर्थ सर्टिफिकेट दे दो ना। अभी माँ का बर्थ, मेरी माँ का भी बर्थ सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिलेगा। यह तरीका है चुनाव आयोग का। पक्ष विपक्ष नहीं देखते हो, आप पक्ष को ही देख के काम करते हो। और इसलिए हम सभी लोग इकट्ठे आकर एसआईआर पर जो मांग कर रहे थे, उस मांग को लेकर सरकार आगे कदम नहीं उठा रही है। हम सब, सिर्फ पार्टियां नहीं, देश की जनता देख ले कि किस तरह से ये झूठा कारोबार करके सत्ता पे आते, उसके ऊपर सब लोग इकट्ठा होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सावंत जी। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जॉन ब्रिटस, member Rajya Sabha, who is representing CPIM and the left bloc. My dear friends, an imperfect voters list compromises the fairness and integrity of democratic discourse. We, the opposition parties, the entire spectrum, from left to TMC, from AAP to Congress, firmly believe that the CEC has forfeited his right to be in that constitutional position. And he has virtually declared war on the opposition parties by his press conference. I will remind him about the press conference done by one of his predecessors, Mr. T.N. Seshan, wherein he had said that I am not part of the Indian government. I am part of the structure of the Indian nation. That was the profound statement done by none other than T.N. Seshan. From the beginning, the government had an ulterior motive to make Election Commission the B team of the government. That was the reason why in 2023, the government brought in a law to circumvent the judgment of the 5-member constitutional bench of the Supreme Court. But I would say that yesterday's press conference of Mr. Ganesh Kumar, he was not speaking everything false or falsehood. One of the golden statement of Ganesh Kumar yesterday was that the country is full of homeless people and orphans. That's why you have zeros in the place of addresses and A, B, C, D, E, F, G in the name of the parents. So he has actually belittled the Prime Minister who claims that there are no homeless people in this country. But according to the Election Commission, there are crores of people who are sleeping on the streets. And we feel that the Election Commission is biased, selective, and unfair. Anurag Thakur, according to him, is part of the Election Commission associate. When the journalist asks a question, why are you not responding to the statement made by Anurag Thakur? The response was that my response is graded. Doesn't mean that he's upgrading the status of Anurag Thakur from a politician's status to the constitutional body status. And isn't the fact that Anurag Thakur also had invaded into the privacy of the individuals. He talked about one lady, Maimuna, having 3 votes in Kerala, whereas the so-called Maimuna
were 3 individuals in 3 polling booths. So we feel that there is a design, diabolic game to make the voters list adulterate from Kerala to Kashmir. In Kerala, the lone seat the BJP has won has been managed by unfair, fraudulent means. Suppose the BJP decides they don't have a chance in other constituencies. They will bring all their sympathizers to one constituency and they will concentrate in that seat and they will win. So this has created a situation wherein we have no other option but to ensure that a protest is there so that the constitutional body adheres to the rules of the business. Thank you very much. ये हिंदी में बोलना है नहीं वो ये संजय जी ये Thank you, John Britas ji. Now I would like to request Sanjay Singh Saab from Aam Aadmi Party to address the media. सभी विपक्षी दलों के महत्वपूर्ण नेताओं ने अपनी बात आपके समक्ष रखी। कल चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी तर्कहीन, तथ्यहीन बातें उन्होंने की, हम लोग सुन के हैरान हैं। उनसे जो सवाल पूछे गए उसका एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। आपने 1 महीने के अंदर 25 जून से 25 जुलाई तक SIR में 65 लाख वोट काट दिए बिहार के अंदर, एक भी वोट नहीं जोड़ा आपने। आपने 65 लाख वोट काट दिए। आप कह रहे हैं आप SIR कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उस रिवीजन में आपको एक भी आदमी पूरे बिहार में वोट जोड़ने लायक नहीं मिला। ये कैसा SIR है आपका? आपने कहा 22 लाख लोग मर गए, उनके नाम काट दिए हमने। आप उस बिहार में 1 महीने के अंदर सारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जहां का बड़ा क्षेत्र बाढ़ में पीड़ित रहता है। आप उनसे कह रहे हैं अपना निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने माताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने पिताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, पूरे घर का आप प्रमाण पत्र लेके आओ। कहां से लाएगा आदमी? और इसके अलावा ऐसी ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आपका BLO खुद से फॉर्म साइन करके जमा कर रहा है, उसकी वीडियो सामने आई। क्या कार्रवाई की आपने? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वोट बिहार में बन गया, क्या कार्रवाई की आपने? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बिहार में बन गया, क्या किया आपने? क्या किया आपने? आप बेवकूफ समझते हैं इस देश के लोगों को। खुलेआम आपने SIR के जरिए घपला घोटाला किया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा लोगों को मार दिया। लेकिन मेरी चिंता इससे थोड़ा अलग है और वो गंभीर चिंता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कहती है इस देश में उन्हीं लोगों के वोट कट रहे हैं जो घुसपैठियां हैं, घुसपैठियां हैं, जो बांग्लादेशी हैं। तो 22 लाख तो बिहार में कह रहे हैं मर गए इसलिए हमने काट दिए। अब 43 लाख जो वहां पे बचे हैं वो सब घुसपैठियां हैं। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा, वो सब पकड़ पकड़ के बांग्लादेश भेजे जाएंगे। वो उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा हूं, अब वो बांग्लादेश जाएंगे क्योंकि वो घुसपैठियां हैं। बीजेपी कह रही है वो घुसपैठियां हैं। एक IAS अधिकारी हैं व्यास साहब, व्यास साहब रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, पति पत्नी दोनों के नाम काट दिए गए। अब वो घुसपैठियां हैं, वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, वो बांग्लादेश जाएंगे। आप देश को आपने तमाशा बना रखा है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। वाह भैया,
वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है, वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार करना संविधान के मुताबिक है। आप कहते हैं शिकायत नहीं की गई आपको। मैं दिल्ली का उदाहरण बताता हूं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के घर पे 33 वोट बने, 25 वोट बने, 22 वोट बने, सांसदों के घर में 15 वोट बने। मैं खुद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जाके शिकायत हमने लिखित रूप से दे के आए थे हम लोग। कोई कार्रवाई आपने नहीं किया। आपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 42,000 वोट काट दिए, 42,000 वोट चुनाव शुरू होने से पहले। 14 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। ये सारी लिखित शिकायत, मिल के शिकायत, अनुरोध करके शिकायत, बार बार कह के शिकायत हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाके की। आज तक कोई कार्रवाई आपने नहीं किया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी ने बताया, उन्होंने एफिडेविट पर शिकायत किया। महाराष्ट्र के अरविंद सावंत भाई ने बताया और तमाम लोग, बंगाल में ममता जी ने बताया कि कैसे आपने फ्रॉड किया वहां पे। लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते। फिर कह रहे हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा तो मुझे हंसी परसों का उनका चिट्ठी देख के आई। उनका जो लेटर आया सामने, उसका पॉइंट नंबर 7 में पढ़ रहा था। कहने लगे साहब गड़बड़ी हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने हमें नहीं बताया कि गड़बड़ी हुई है। तो मैंने कहा ये तो वही किस्सा हो गया कि एक बदमाश थानेदार आया एक इलाके में, उस थानेदार ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इलाके में डकैती डाल दी। तो फिर वो थानेदार पकड़ा गया। थानेदार जब पकड़ा गया तो थानेदार ने कहा कि साहब इस इलाके के लोगों ने बताया ही नहीं कि डकैती डालना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है। भैया SIR आपने शुरू की, वोटर लिस्ट ठीक करना आपका काम है। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वोटर लिस्ट ठीक करना सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आप विपक्षी दलों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मताधिकार एक ऐसा अधिकार है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में दिया और कहा कि राष्ट्रपति के वोट की गिनती भी एक होगी और गांव में रहने वाले मजदूर के भी वोट की गिनती एक होगी। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी जानबूझ के आप कर रहे हैं। इसमें आपने कल अपने आप को एक्सपोज किया पूरे देश के सामने। आप कह रहे हैं महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाती है। वोटर लिस्ट की जब वोट देने के लिए लाइनें लगी होती हैं महिलाओं की, मैंने तो महुआ जी से कहा कि इस बार जब वोट देने के लिए जाना तो किसी मीडिया वाले को अपनी वीडियो मत बनाने देना, क्योंकि आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी उससे। भाई बताइए, आप पूरे देश का चुनाव दिखाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो आप दिखाते हैं। उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, वो आप दिखाते हैं। 45 दिन तक आपके खुद के नियम में आज भी लिखा हुआ है कि आप CCTV फुटेज देंगे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होगी। तो इसलिए आपने सरासर झूठ बोला, सीना ठोक के कल झूठ बोला। चुनाव आयोग ने कल पूरे देश को यह बताने का काम किया कि वास्तव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावी घोटाला किया है और चुनाव को प्रभावित करने का काम कई राज्यों में किया है। वही खेल आप बिहार में करने जा रहे हैं। दिल्ली में आपने खुलेआम ये सारा काम किया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जांच से बचिए मत, जांच कराइए। जो तथ्य आपके सामने लाए गए हैं अब तक, जिन राज्यों के, अलग अलग राज्यों के तथ्य आपके सामने लाए गए हैं, जब तक आप इन सब की जांच नहीं कराते, आपकी निष्पक्षता पे आप कह रहे हैं ना हम समकक्ष हैं, न पक्ष न विपक्ष न समकक्ष। आपको अगर अपने आप को निष्पक्ष साबित करना है तो पूरे देश में जहां जहां बड़ी शिकायतें आपके बारे में मिली हैं, आप उसकी जांच कराइए और कार्रवाई कराइए, वरना आपको हमेशा यह कहा जाएगा कि आपके नेतृत्व में वोट चोरी हुई है और आपने घोटाला किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह साहब। अब अपोजिशन पार्टीज के तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी अपनी बात रखे हैं। कुछ सवाल हम जरूर लेंगे, तो जो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं अपना हाथ उठाए, हम जिसको भी इशारा करेंगे वो अपना जी। काफ़ी चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन, सिंस एवरीवन इज सेइंग कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इट इज एक्टिंग एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी,
तो इस पे भी आज सुबह चर्चा हुई कुछ अपोजिशन पार्टीज में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए, तो उस पे कुछ खुलासा करेंगे कि आर यू सीरियस अबाउट मूविंग दिस? हम लोग अगर सब इकट्ठा आपके समक्ष आए हैं तो ग्रेडेड रिस्पांस देखिए, तमाम संसदीय और कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, उनका इस्तेमाल होगा। देखिए, इस पर चर्चा हुई है, काफी सहमति बनी और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। जी मैडम। सर माइक अच्छा सर, ठीक है, पूछिए आप। सर मेरा सवाल है, क्योंकि त्रिची शिवा सर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या ऐसा कोई आप लोगों की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट ऐसा हुआ है कि सर को अनाउंस किया जाएगा, या कोई नाम अभी ऐसा आ पाया? ये आज का विषय नहीं है। हम जो आज का विषय है उस पर अगर आपका कोई सवाल है। Smita Sharma here. Though quick question on the question of impeachment. Is it actually even a possibility, or is there a constitutional immunity from prosecution for the office? And B, इस वक्त होना क्या चाहिए? क्या SIR को बिहार में रोककर बाकी 2 जगहों में डिफरेंट टाइम फ्रेम में करना चाहिए, या SIR प्रोसेस को ही हटा देनी चाहिए? Can I add my question to this? क्या इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने पर आपका विश्वास अभी भी कायम है? There are two questions, more or less similar. Let me tell you, matter is sub judice. An honorable Supreme Court has been looking at it with sensitivity and potential maximum inclusion. So, we'll wait for how it is shaped finally and then how it moves. As of now, we are submitting further prayers, but before the court. And if we are holding press conference, there is definitely erosion of faith in a commission whose tenets, whose idea was founded by Sukumar Sen, the first chief election commissioner. सर मेरा सवाल, एक मिनट आप पूछिए। भैया, जैसे SIR ये करा रहे हैं, ये तो मजाक है ना अपने आप में। ये तो वोट काटो की योजना है कि हमें टारगेट करके वोट काटना। ये SIR थोड़ी है। 1 महीने के अंदर आप पूरा प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग कैसे अपने सर्टिफिकेट्स देंगे, कैसे अपने कागज देंगे, उसको आप मान नहीं रहे हैं, आधार आप मान नहीं। ये तो वोट काटो योजना है ना, ये SIR कहाँ है? इसलिए हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। ये इस प्रकार से SIR तो कतई चल ही नहीं सकता है। सर मेरा सवाल एक तो रामगोपाल यादव जी से है, क्योंकि कल CEC साहब ने बोला कि हम कोई पत्र पर कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर उन्होंने एफिडेविट दिया होता, अखिलेश यादव के एफिडेविट 18,000 एफिडेविट देने वाली बात पर CEC साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र दिया था, कोई 18,000 एफिडेविट नहीं दिए थे, तो उसको साफ करेंगे। सर आपने दिखाया भी है वो तो ये इलेक्शन कमीशन अगर कहता है कि नहीं दिए थे, रसीदें सबकी हैं, इलेक्शन कमीशन गलत बोलता है। और एक केवल 18,000 एफिडेविट ही नहीं दिए, मैनपुरी के वक्त भी शिकायतें दी और कुनरकी का पूरा सबूत दिया कि किस तरह से जाति के आधार पर BLOs को हटाया गया। सब कुछ, किसी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वट एवर इलेक्शन कमीशन हैज सेड यस्टरडे इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर दूसरा सवाल, आज तक लगातार ग्राउंड जीरो पर पड़ताल कर रहा है। हम लोग ने SIR पे लगातार सीरीज की हैं, और जो जिला प्रशासन है वो कह रहा है कि ये रिपोर्टें सारी भ्रामक हैं, मिसलीडिंग हैं और झूठ है। किस तरह से आप लोग इस पर रिएक्ट करते हैं? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि चुनाव आयोग ने आज जो अपनी संवैधानिक कर्तव्य है कि ये जो गंभीर मामले जो विपक्षी दलों ने, विभिन्न मीडिया के साथियों ने उठाया, उस पर जांच होनी चाहिए। वे जांच से इतना कतराते क्यों हैं? जांच से क्यों इतना भागते हैं? आखिर हम अपने हक के नहीं
हम जनादेश के हक में, जनता के हक में, लोकतंत्र के हक में हम अपनी बात उठा रहे हैं। आपका भी जो चैनल है वो कोई राजनीतिक चैनल तो नहीं है। तो ये बार बार जो ये जांच से कतरा रहे हैं, स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा के बातें करते हैं प्रेस वार्तालाप में, प्रेस नोट के द्वारा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ही आज चुनाव आयोग का शत्रु बन चुका है। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि आज के समय में वो अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाए, लेकिन आज मुख्य चुनाव आयोग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो ही सबसे बड़े चुनाव आयोग के शत्रु बन गए। सर, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो वोटर्स के नाम काटे गए हैं उनका नाम और कारण सार्वजनिक किया जाए। तो क्या विपक्षी पार्टियों को नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके इम्प्लीमेंटेशन का वेट कर लेना चाहिए? पहला। दूसरा कि क्या जो आदेश दिया था उन्होंने, इस रामगोपाल जी ने कहा कि हम पहले भी जो है वो एफिडेविट देते रहे हैं चुनाव आयोग में, तो जब चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है तो देने में बुराई क्या है? आप कहते हैं कि डाटा आपका नहीं है, लेकिन डाटा तो वहीं से आया है सर। तो एफिडेविट पहले भी पार्टियां देती रही हैं, तो अब देने में क्या इशू है? Sir, coming to your question, I'm going to answer it in English if that's okay. You're saying that the Election Commission has uploaded 65 lakh voter lists with the reason then we should wait for it. May I remind you that the Election Commission at every step of the way on affidavit said they had no statutory duty or obligation to do this. They opposed it. It is only because we went to court. I went to court, Mr. Jha went to court, and a few others went to court. It is only on the direction of the Supreme Court that they are today having to publish this, much against their will. So please be under no illusion that the Election Commission, due to transparency or due to any constitutional obligation, published this list. It is only because they were forced to by the Supreme Court. Number one. The second thing that you're going on about affidavit. What is an affidavit supposed to be? An affidavit is for an official or a legal document to authenticate something. In this case, the election commissioner himself is saying that 22 lakh deaths were not recorded in previous electoral lists. So you are saying that the previous electoral list was wrong, today's is correct. Are we supposed to authenticate that? Why don't you give an affidavit? Why doesn't the Election Commission give an affidavit saying that the 65 lakh is correct and saying that the previous one is wrong? How can we authenticate their own data? We are only pointing out flaws. The question is not of affidavit. The question is much larger. What is the problem here? And should you not do an inquiry into this big problem that you yourself are admitting this vast irregularity? That's the main point here. विजय लक्ष्मी, आप लोगों ने सबने कहा कि संसदीय विकल्प या कानूनी विकल्प जो भी होगा वो आप लेंगे, और इलेक्शन कमीशन पर अब लगता है कि भरोसा देश के विपक्ष को नहीं है। तो क्या एक विकल्प चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता है, जिस तरह का इशारा तेजस्वी यादव ने भी किया था? देखिए, उस अतिरेक तक मत ले जाइए। जो हमने बातें की थी, जो तेजस्वी जी ने कहा, उसका संदर्भ ये था कि हम पहले चुनाव आयोग गए, वहां अहंकार देखा, हठ धर्मिता देखी, वहां डायलॉग सुने। अंग्रेजी में दो शब्द है एक ही क्रिया के। सुनना के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है हियरिंग और दूसरा शब्द है लिसनिंग। एंड ऑल ऑफ अस हियर नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। ये मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ही हर्ड अस आउट, ही डिड नॉट लिसन टू अस। हम अभी भी चाहेंगे कि हमारे चुनाव आयोग की परिपाटी जो सुकुमार सेन रख के गए थे, उस परिपाटी का पालन हो। हमारे चुनाव आयोग को ये बोलना ना पड़े कि हम पक्ष विपक्ष के नहीं हैं, सबको समकक्ष मानते हैं। ये उनके व्यवहार में दिखे। और जब कोई राजनीतिक दल या ये तमाम दल चुनाव का बहिष्कार करने की कोई भी फैसला करेंगे, वो जनता के साथ होगा। हम जनता के नुमाइंदे हैं। अगर उनका फैसला होगा कि ये चुनाव आयोग भरोसे के लायक नहीं है,
तो जनता का फैसला सर आंखों पर। लेकिन अभी भी मेरा मानना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंटरवीन करेगा और चुनाव आयोग को भी समझ में आएगा देयर इज अनदर डे दैट इज कॉल्ड द नेक्स्ट डे, और उस दिन के लिए अपनी छवि प्रबंधन, छवि को बेहतर बनाए, वो उम्मीद रहेगी। So this is Travesti from The Wire. This is about the Bihar SIR. Every day the Election Commission puts out a press release in which they say claims and objections from political parties is zero. And this has been raised by the Election Commission again and again that the political parties are not putting out objections. How would you respond? Look, I have field level data on this. I have field level data. My BLAs, our BLAs go. The BLO tells them come tomorrow, come the day after. Just to they tried cooking up this data for the Honorable Supreme Court, but the Honorable Supreme Court looked beyond it, looked beneath it, and they understood the entire game. Recently, one of your story, and Mosmi was here. Her story has been labeled as misleading. That's a kind of denial to what is happening. But Honorable Court is looking at everything with sensitivity. Thank you. मेरा सवाल गौरव जी से है। गौरव जी, कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस लहजे में ये बात कही कि पहले भी कहता रहा चुनाव आयोग कि राहुल गांधी को, हालांकि नाम नहीं लिया, कि उनको या तो शपथ पत्र देना पड़ेगा या माफी मांगनी ही होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या उस लहजे में उन्होंने अनुराग ठाकुर जी से पूछा था क्या उस लहजे में क्या उन्होंने विभिन्न जो चैनल्स हैं, विभिन्न जो पत्रकार हैं, जो संवाद समाज है, जो अपने ही तहकीकात से ये सारी जानकारी निकाल रही है कि किस प्रकार से पूरा काम फर्जी हो रहा है, क्या उसी लहजे में उनसे सवाल पूछा? तो लहजे में ही हमको पता चल गया है कि जैसे कि हमारे साथियों ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक जिम्मेदार अफसर की बात हम नहीं सुन रहे थे, शायद कोई बीजेपी के प्रवक्ता की आत्मा उनके शरीर में आ गई थी और उसकी आवाज को हम सुन रहे थे। गौरव जी एक सवाल और है। गौरव जी, ये जिस तरीके से चुनाव आयोग बार बार कह रहे हैं कि हम संविधान ये कहता है कि भारत का नागरिक ही वोट दे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम ये तय करेंगे कि भारत का नागरिक वो हो, क्या आपको लगता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव आयोग जो है वो नागरिकता तय करने का काम कर रहा है या CA/NRC लाने की कोशिश कर रहा है, उस एक जो थिन लाइन है उसको पार करने की कोशिश बार बार कर रहा है? एक्चुअली ये भी मामला बहस के अधीन है और चुनाव आयोग ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने शब्दों में एक बात कह दी थी कि ये संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन जिस तरह से आप सोचते हैं इसको अंग्रेजी में डोमेन ट्रेसपासिंग कहते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, एक सवाल बार बार आ रहा था कि SIR हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं चर्चा, हम चाहते हैं बहस। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा फोरम अगर है जहां पे चर्चा हो सकता है तो वो पार्लियामेंट है। तमाम अपोजिशन पार्टीज लगातार ये पूरे सेशन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। वहां पे तय होगा कि SIR होना नहीं होना, कौन करेंगे नहीं करेंगे, आगे क्या होना चाहिए, सब वहां चर्चा होती है। तो हमारी मांग है कि SIR के ऊपर एक विस्तार से चर्चा दोनों हाउसेस में होना और वहां पे बहस के बाद डिसीजन होगा क्या होना नहीं होना। और जहां तक CEC के डराने धमकाने की बात है, हम वोट के अधिकार की मांग कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम मीडिया के दोस्तों के लिए रिफ्रेशमेंट अरेंज किया गया है, प्लीज चाय पानी लेके जाइए। मिश्रा जी, सर